क्लास 11th भूगोल विषय का वीकली टेस्ट आपका होने वाला है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला नंबर है क्वेश्चन, कोपेन अपने जलवायु वर्गीकरण में शुष्क जलवायु के लिए किस अक्षर का प्रयोग किया? तो उन्होंने किस अक्षर का प्रयोग किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मतलब बी अक्षर का प्रयोग किया। उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। तो जो जलीय चक्र का भाग जो नहीं है वो आपका है जल योजन। बाकी सब वाष्प, वर्षण और संघन ये जलीय चक्र का भाग है, जबकि जल योजन भाग नहीं है। कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में कौन सी दशा होती है? तो इसकी जो दशा है वो आपका होता है सी नंबर हो जाएगा, सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक। चौथा नंबर है, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक मतलब ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम। पृथ्वी तथा चंद्रमा के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो न्यूनतम दूरी को हम लोग कहते हैं उपभू, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोपेन ने एम अक्षर किस जलवायु के लिए प्रयोग किया है? तो कोपेन ने जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के लिए एम अक्षर का प्रयोग किया है। विश्व में सबसे अधिक लवणता वाले जल क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक लवणता वाला जल क्षेत्र है आपका वान झील। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है तथा उस दिन को क्या कहते हैं? तो उस दिन को हम लोग कहते हैं 3 जनवरी उपसौर। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है, तो कितनी होती है? तो ये होती है आपका 200 से 2000 मीटर। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो ये आपका किया गया था 1997 में, 11 दिसंबर 1997। वायुमंडल में उपस्थित कोई भी 2 ग्रीन हाउस गैसों का नाम लिखिए। तो हो जाएगा पहला कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कहाँ स्थित है तथा इसकी चौड़ाई कितनी है? तो अटलांटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे बड़ा है, जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर है। अगला है उपसौर तथा अपसौर के बीच अंतर क्या है? तो उपसौर है कि जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। फिर दूसरा अंतर है, यह घटना 3 जनवरी को होती है जबकि यह घटना 4 जुलाई को होती है। तीसरा अंतर है, इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, जबकि इसमें क्या होता है, इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। कोपेन के उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का वर्णन करें। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण दुनिया भर में जलवायु को विभिन्न श्रेणियों में बांटने का एक प्रसिद्ध तरीका है। इस वर्गीकरण में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु महत्वपूर्ण श्रेणी है। पहला है उच्च तापमान। इस जलवायु में साल भर तापमान काफ़ी अधिक रहता है, दिन के तापमान में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। फिर अधिक वर्षा, यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होती है, यह वर्षा साल भर होती रहती है, यानी कोई शुष्क मौसम नहीं होता। उच्च आर्द्रता, अधिक वर्षा के कारण इस जलवायु में आर्द्रता का स्तर बहुत अधिक रहता है। घने वन, इस तरह की जलवायु में घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, ये वन जैव विविधता के लिए बहुत समृद्ध होते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एएफ प्रकार, तो यह सबसे गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु है, यहाँ साल भर तापमान अधिक रहता है और वर्षा भी बहुत अधिक होती है। और दूसरा है एएम प्रकार, तो इस प्रकार की जलवायु में मानसूनी प्रभाव होता है, गर्मियों में भारी वर्षा होती है और सर्दियों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, संक्षेप में वर्णन करें। तो पहला है अक्षांशीय स्थिति। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने में
देश की अक्षांशीय स्थिति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत उत्तरीय गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। भारत के इस विशिष्ट स्थिति के कारण इसके दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा उत्तरी भाग में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। दूसरा है समुद्र से दूरी। तो कर्क रेखा भारत को उष्ण और उपोष्ण दो कटिबंधों में बांटते हैं, लेकिन भारत के तापमान के वितरण पर समुद्र से दूरी का प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में विषम जलवायु होने का यही कारण है। तीसरा है भू रचना। यहाँ की भू रचना न केवल तापमान वरन वर्षा को भी प्रभावित करती है। देश के उत्तरी भाग में पूर्वी से पश्चिमी तक फैला हुआ हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं को रोककर भारत को शीतलहर से बचाता है। यह पर्वत मानसून पवनों को रोककर वर्षा में मदद करती है। चौथा है जल और स्थल का वितरण। भारतीय महाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत उत्तर में एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। यहाँ के जल और स्थल की पवनें ही मानसून पवनें हैं, जो भारत की जलवायु को अधिक प्रभावित करती है। पांचवा ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली जेट स्ट्रीम पवनें। तो भारतीय उच्च महाद्वीप के ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली जेट स्ट्रीम पवनों की भी भारत की जलवायु दशाओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इन जेट स्ट्रीम पवनों की प्रकृति पर ही ग्रीष्मकालीन मानसून निर्भर करता है। और लास्ट है मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें हमारे देश में ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चला करती है। मानसून पवनों के इस परिवर्तन के साथ भारत में मानसून और ऋतुओं का भी परिवर्तन हो जाता है। 16 नंबर है महासागरीय अधस्थल के 4 भागों का वर्णन कीजिए। तो पहला आपका भाग है मध्य महासागरीय कटक। तो मध्य महासागरीय कटक पर्वत की ऐसी 2 श्रृंखलाओं से निर्मित होती है, जो एक विशाल अन्वयन द्वारा पृथक की होती है। इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखरों की ऊंचाई 2500 मीटर तक हो सकती तथा इनमें से कुछ शिखर सागर की सतह तक भी पहुंच जाते हैं। आइसलैंड इसका एक उदाहरण है, जो मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। यही नहीं, संपूर्ण विश्व के महासागरों की कटक आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई भी है। इनका सिलसिला केवल दक्षिणी अमेरिका के सुदूर दक्षिण में थोड़ी दूर के लिए टूटा सा गया है। इनमें अटलांटिक महासागर की इस आकार की कटक या श्रेणी विश्वविख्यात है। उत्तरी भारत में इसे डॉल्फिन कटक तथा दक्षिण प्रशांत में चैलेंजर कटक कहते हैं। इसी भांति दक्षिणीवर्ती सागरों में दक्षिण प्रशांत से प्रशांत अटलांटिक कटक, दक्षिण अटलांटिक महासागर में अटलांटिकीय इंडियन कटक तथा दक्षिणी हिंद महासागर में इंडियन अटलांटिक कटक एक निरंतर प्रायः श्रृंखला की भांति चली गई है। बच्चों इसमें आप है सो अपने से शॉर्ट करके 2-3 लाइन में आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। थोड़ा सा आंसर बड़ा है, आप इसको 2-3 लाइन में लिख सकते हैं। दूसरा है महासागरीय शिखर निम्न द्वीप। तो महासागरीय शिखर सागर तलीय पर 2 किलोमीटर से 100 किलोमीटर चौड़ी तथा 1000 मीटर से कम ऊंचाई के खड़े ढाल वाली एक ज्वालामुखीय निर्मित आकृति है, जो विलग रूप से मिलती है। कुछ महासागरीय शिखर कभी कभी सागरीय सतह के ऊपर निकल आते हैं तथा यहाँ सागरीय भागों में द्वीपों के रूप में देखे जा सकते हैं। हवाई द्वीप तथा ओजोर्स द्वीप इसी प्रकार से निर्मित द्वीप है। महासागरीय शिखर ऊपरी भाग में सदैव कोनायुक्त होते हैं। जब महासागरीय शिखरों के ऊपरी कोणयुक्त भाग सागरीय लहरों के अपर्दन से सपाट या चौरस हो जाते तो उनकी आकृति पठारनुमा हो जाती है तथा यह अपर्दन या सागरीय तली या अवतलन से सागरीय जल में डूब जाते हैं, जिन्हें ग्यूयोट कहा जाता है। ग्यूयोट सदैव सागर तल से नीचे विस्तृत मिलते हैं, इसी कारण इसे निमग्न द्वीप भी कहा जाता है। फिर है जलमग्न कैनियन। तो महासागरीय नितल पर जलमग्न तीव्र ढालों वाले गहरी तथा सकरी घाटियां अथवा भी आकार की घाटियां जलमग्न कैनियन कहलाती है। इन्हें उपसागरीय घाटी उस समय कहा जाता है जब इन घाटियों के किनारों ढाल अपेक्षाकृत धीमा होता है। सागरीय तली पर अतः सागरीय गड्ढों की उपस्थिति प्रमुख रूप से नदियों के मुहाने पर मिलती है। नदियों के मुहाने के समीप सागरीय तली पर स्थित अतः सागरीय गंभीर गड्ढा अधिक लंबे तथा अपेक्षाकृत कम ढाल वाले होते हैं, जबकि महाद्वीपीय मग्न ढाल तथा द्वीपों के समीप स्थित अतः सागरीय गंभीर गड्ढे कई शाखाओं सहित मिलते हैं तथा इनकी तली में सिल्ट, रेत, बंजरी और चीका के जमा मिलते हैं। विश्व के सबसे प्रसिद्ध कैनियन हडसन कैनियन है। प्रवलाव द्वीप ये लास्ट है। ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में मिलने वाले प्रलाव भित्तियों से युक्त छोटे आकार के द्वीप है, जो कि गहरे अवनमन को चारों ओर से घेरे होते हैं। या सागर अनूप का एक भाग हो सकता है या कभी कभी
स्वच्छ लवणीय जल के चारों ओर से घिरे होते हैं। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।